Hello students, today we are here for the 9th lecture of our chapter number 1 in standard 10 for the foundation. Today we are going to learn the most important topic and its name is electric flux. Before discussing about electric flux, first of all we will recall what is electric field. Can anyone define what is electric field? Yes, you can define electric field. See, our topic is what? Our main topic is electric flux. This is our main topic. But before discussing about that, first of all, we will recall what is electric field. We have one formula, F is equal to QE, and according to that you can write E is equal to F upon Q, and with this kind of equation you can define electric field. E is equal to F upon Q means what? The electric flux, the electric field, the electric force E is equal to F upon Q. अगर आप ये Q को यूनिट अगर आप ये Q को यूनिट वैल्यू वाला ले रहे हैं तो Q क्या हो जाएगा? 1 कूलम. सपोज कि ये Q क्या हो गया? तो कि यूनिट वैल्यू वाला हो गया. तो अगर ये यूनिट हो गया तो जो F है वही E है. Means you can define electric field as the electric force acting on a unit charge is known as electric field. At that point, ये आपका Q जिधर भी है वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, अगर वो आप कैसे भी करके फाइंड आउट कर लो तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये Q पे जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो फोर्स को ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो. सो E इज इक्वल टू F अपॉन Q. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट you can define electric field in terms of electric field lines also. So what is electric field lines? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं है, वो भी एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिफाइन करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो तो वो टेंजेंट किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा. और ये सारी बातें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में पढ़ ली है. ठीक है, मेरे को जो बात करनी है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करनी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना बहुत आवश्यक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन इज दिस, E इज इक्वल टू F अपॉन Q. और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो. तो ये पहला डेफिनेशन हो गया. मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का ही दूसरा डेफिनेशन देना है, और किस टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में देना है. सो हाउ कैन आई डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? आई कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of electric field lines that suppose if you want to find out the electric field at some point, तो वो पॉइंट पे आपको एक यूनिट एरिया वाली कोई सरफेस कंसीडर करनी है. सपोज मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये पॉइंट पे एक यूनिट एरिया वाली कोई एक सरफेस कंसीडर करो. तो ये सरफेस क्या हो गया? जिसका एरिया यूनिट है. तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस फील्ड पे आप एक यूनिट एरिया कंसीडर करो, और वो एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है. सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से कहीं पे भी होगा, ऐसे किधर सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पॉइंट पे कितना
इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप डिफाइन कैसे कर पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वह उस जगह पे आप एक यूनिट एरिया कंसीडर करो, और वो यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, उस फील्ड लाइन के नंबर को ही आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। N means what, number of field lines. A means what, unit area at some point where you want to find out the electric field. So according to this formula you can define that per unit area the number of passing field line is known as electric field at that point. Clear? So there are two definitions of electric field. One is based on electric force, another one is based on number of field lines. अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है, ये अभी मैंने क्या किया, ये दोनों जगह पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करूंगा कि अगर इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो मेरे को क्या करना है, यूनिट एरिया नहीं लेना है, पूरा का पूरा एरिया ले लेना है। सपोज ये कोई सरफेस है, तो ये देखो यहां पे मैंने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया था, अगर इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है तो उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। लेकिन उस एरिया की वजह मैं पूरा का पूरा एरिया ले लेता हूं, पूरा का पूरा एरिया कंसीडर कर लो, मतलब कि ऐसे, तो ये पूरे के पूरे एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, उस फील्ड लाइन के नंबर को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो इसमें से ये n को सब्जेक्ट कर लो, तो n को सब्जेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, EA। फ्लक्स को कई बार फाई से डिनोट किया जाता है, सो आप ये बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू EA। सो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या आया कि जो भी एरिया गिवन है उस एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, उस फील्ड लाइन के नंबर को ही आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फाई इज इक्वल टू EA, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी मैं आपको कुछ अलग अलग केसेस बता रहा हूं। सपोज मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, कैन यू डिफाइन व्हाट इज these lines? These are nothing but the electric field lines, but see, these electric field lines are parallel to each other and equidistant, means the field is uniform according to characteristic of electric field line. If every field lines are parallel to each other and equidistant, means this kind of electric field is uniform electric field. Suppose there are 3 plus 3, 6 field lines are there. Suppose this is 10 Newton per coulomb. This electric field having value of 10 Newton per coulomb. If I am denoting 20 Newton per coulomb, means I have to draw field line like this. This is first field line. This is second field line. बात समझ में आ रही है? अभी मैंने क्या किया, फील्ड लाइंस पैरेलल तो है ही, यहां पे भी फील्ड लाइंस पैरेलल तो है ही, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। तो इफ स्पेसिस आर मोर बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मींस इट इंडिकेट्स द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड।
If spaces between the electric lines are very small, it indicates that the electric field at that region is very high. See, ये ज्यादा फील्ड डिनोट कर रहा है, ये कम फील्ड डिनोट कर रहा है. मैंने अभी अभी बात कौन सी की थी, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है. तो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, आप जो एरिया कंसीडर कर रहे हैं वो एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है उसके मुताबिक आप फ्लक्स डिफाइन करते हैं. तो सपोज कि मेरा फील्ड ये है और ये फील्ड में मैंने ऐसे एक सरफेस रखी. सो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दैट एरिया इज 3, बट एरिया वही का वही, सेम एरिया है, लेकिन वो एरिया को मैं इस फील्ड पे नहीं इस फील्ड पे रख रहा हूं. तो नाउ नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज मोर. यहां पे सिर्फ 3 लाइन ही इस एरिया में से पास आउट हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइन पास हो रही है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सिंपली ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो भी फ्लक्स है वो फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, आपका जो भी फ्लक्स है वो फ्लक्स डिपेंड करता है ई, आप कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना एरिया पुट कर रहे हैं. तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई. सपोज मैं एक ही फील्ड की बात कर रहा हूं, अगर यहां पे इस सरफेस में से 3 फील्ड लाइन पास हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा फ्लक्स अभी इतना है, 3 फील्ड लाइन पास हो रही है, मतलब कि इतना कुछ थोड़ा नंबर 3 फील्ड लाइन पास हो रही है, मतलब सपोज कि इतना कुछ फ्लक्स है. लेकिन ये सरफेस की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, ये सरफेस ले रहा हूं, एरिया वाइज बहुत बड़ी है सरफेस, देखो. तो यहां पे फील्ड सेम रख रहा हूं, तो यहां पे 3 फील्ड लाइंस पास हो रही थी. अगर इसकी जगह पर मैं ये रखूं तो देखो बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हो रही है. तो अभी क्या हो गया, ये जगह पे फील्ड लाइंस 3 पास हो रही है और उसी जगह पे अगर मैं एरिया बड़ा कर देता हूं तो फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है. मतलब कि अगर किसी जगह पर आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उस जगह पर आप कौन सी सरफेस सोच रहे हो उस पर भी फ्लक्स डिपेंड करता है. मतलब कि आपका फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स कितना फील्ड है उस पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स कितना एरिया कंसीडर कर रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है. और एक बात, ये दोनों से आपने एक इक्वेशन बना लिया कि फ्लक्स ई पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स ए पे भी डिपेंड करता है. अल्टीमेटली आपने फॉर्मूला बनाया फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए. ये जो फॉर्मूला है वो हमने यहां पे बनाया, देखो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए. और इसी वजह से हमने डेफिनेशन दी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की. लेकिन आप एक बात नोटिस करो कि आपका फ्लक्स सिर्फ ई और ए ये दोनों पे ही डिपेंडेंट है या और कुछ भी है. सपोज कि मैं फील्ड यही ले रहा हूं, यही फील्ड रहेगा, मैं फील्ड चेंज नहीं करूंगा, यही सरफेस रहेगी, मैं सरफेस भी चेंज नहीं करूंगा. तो यही फील्ड है, यही सरफेस है. अभी आप देखो अगर ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रख रहा हो तो 3 फील्ड लाइंस पास हो रही है. लेकिन अगर यही सरफेस को मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूं तो अभी देखो 3 नहीं, अभी सिर्फ 2 ही फील्ड लाइन पास हो रही है. अगर मैं और थोड़ा घुमाता हूं तो अभी देखो सिर्फ 1 ही फील्ड लाइन पास हो रही है. अगर मैं ऐसे कर दूं तो अभी एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है. मीन्स क्या, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हो, आप ये बोलते हो कि इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, उस फील्ड लाइंस के नंबर को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हो. तो आप ये देखो कि यहाँ पे पहले वही एरिया है तो 3 फील्ड लाइंस पास हो रही है,
फिर ऐसे किया तो 2 फील्ड लाइन पास हो रही है, फिर ऐसे किया तो 1 फील्ड लाइंस पास हो रही है, फिर ऐसे किया मतलब कि कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है, एरिया भी सेम है, फील्ड भी सेम है, फिर भी फ्लक्स अलग अलग आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका फ्लक्स ई पे डिपेंड करता है, आपका फ्लक्स ए पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका फ्लक्स सिर्फ ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता, और कुछ भी है जिस पे डिपेंड करता है। वो और कुछ क्या है? वो और कुछ जो भी है उसको हम बोलते हैं एंगल। आपका फ्लक्स एंगल पे, थीटा पे भी डिपेंड करता है। और ये थीटा क्या है? अगर आप ऐसा एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो ये एरिया is not a scalar quantity, it is a vector quantity. You can denote area vector. How can you denote area vector? अगर ये एरिया है और मैं यहां से देख रहा हूं तो ये पूरे एरिया को डिफाइन करता हुआ एक एरिया वेक्टर, जो भी एरिया गिवन है उसके परपेंडिकुलर में और मेरी तरफ एक वेक्टर निकालना पड़ेगा, और वो वेक्टर को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया ये है लेकिन एरिया वेक्टर ये नहीं, एरिया वेक्टर ये है, परपेंडिकुलर लाइन पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट एरिया। सपोज कि मैं यहां से देख रहा हूं तो ये एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ये। हेलो, तो जो हमारा थीटा है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आपका थीटा क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। अभी देखो, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, मैं ये एरिया को, सरफेस को एग्जैक्टली फील्ड के परपेंडिकुलर रख रहा हूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग फ्रॉम दैट गिवन सरफेस। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करते जा रहा हूं तो फ्लक्स कम होता चला गया, और भी टिल्ट करता हूं तो फ्लक्स कम होता चला गया, और ऐसे कर दिया मतलब कि फ्लक्स अभी 0 हो गया। हेलो, तो अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर नहीं है, सपोज कि ऐसा कुछ एंगल बना रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली क्या करना है? अभी अगर देखो परपेंडिकुलर है, अगर मेरा एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ये होगा एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस, उन दोनों के बीच अभी एंगल 0 है। एंगल 0 है मतलब कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो रही है। लेकिन जैसे ही ये टिल्ट होता जा रहा है, तब क्या होगा? आप देखो, अगर मैं ऐसे सरफेस रख रहा हूं, ऐसे मीन्स कि ये लाइन देखो आप, ऐसे, तो ये सरफेस है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या रहेगा? एरिया वेक्टर रहेगा ये। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। अगर कुछ एंगल है तो आपको सरफेस क्या लेनी होगी? फ्लक्स ई ए से डिफाइन नहीं होगा, आपको ये एरिया वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होगा। एरिया वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है? आप देखो, एरिया वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है ये जो आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उस डायरेक्शन वाला एरिया वेक्टर का कंपोनेंट क्या रहेगा? ए कॉस थीटा। और ये क्या रहेगा? ए साइन थीटा। आपको क्या करना है? अगर आपकी सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल बना रही है, तो फॉर्मूला ई ए नहीं रहेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई, और एरिया नहीं रहेगा, एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ई ए कॉस थीटा। ये नहीं आ सकता, ई ए साइन थीटा नहीं आएगा, ए कॉस थीटा ही आएगा। यही कंसीडर करना है, ये कंसीडर नहीं करना है। क्यों फ्लक्स की फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा होगी, क्यों ई ए साइन थीटा नहीं होगी? आप देखो, अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम
फ्लक्स पास हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब आप देखो अगर आप ये फॉर्मूला कंसीडर कर रहे हैं तो फ्लक्स की फॉर्मूला है ई ए साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर देखो इस तरफ है, तो थीटा और ई के बीच का एंगल 0 हो गया, थीटा और ई के बीच का एंगल 0 हो गया, मतलब कि साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, मतलब कि फ्लक्स क्या आया 0। अगर आप ये फॉर्मूला लेते तो इस कंडीशन में फ्लक्स थियरी वाइज 0 आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल वाइज मैक्सिमम आ रहा है। हमारा प्रैक्टिकल थोड़ी ना गलत हो सकता है। हेलो, आपके सामने कुछ बन रहा है, आप देखो फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा पास इसी सिचुएशन में हो रही है, मतलब कि आपका फ्लक्स ई ए साइन थीटा नहीं हो सकता, आपका फ्लक्स ई ए कॉस थीटा ही हो सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन में देखो थीटा 0 है मींस के कॉस 0 0, कॉस 0 1, कॉस 0 1 मींस फ्लक्स मैक्सिमम ई ए जितना होगा। सो अल्टीमेटली आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, ई ए cos theta. This is the final formula of flux. आपका फ्लक्स ई पे भी डिपेंड करता है, आपका फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ ये दोनों पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं है, आपका फ्लक्स थीटा पे भी डिपेंड करता है। और थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, कॉस से या साइन से, कॉस से। सो अल्टीमेटली फ्लक्स का फॉर्मूला आया ई ए कॉस थीटा। हेलो, I hope you understand this, and if you are not able to understand this, simply ये जो फॉर्मूला दिया गया है उसको आप याद कर लो। फ्लक्स के बारे में अभी आपको कुछ मालूम हो कि ना हो, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, दैट्स इट। ठीक है, फ्लक्स ई ए कॉस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट ए, ई डॉट ए। मैथ्स के अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होता है, डॉट प्रोडक्ट से और क्रॉस प्रोडक्ट से। सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ। मैं ऐसे लिख रहा हूं ए क्रॉस बी, तो ये क्रॉस आया, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट बी को आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी को आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। हमारे पास क्या था, हमारे पास था ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालना हो तो आप क्या करोगे, ई डॉट ए ऐसा लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखो ना कि अगर मेरे को ये कॉस थीटा निकालना है तो ये ए बी है, तो मैंने क्या किया ए डॉट बी, ए बी साइन थीटा निकालना है तो मेरे को क्या करना होगा ए क्रॉस बी। इसके बारे में हमको कोई डिस्कशन नहीं करना है इस पूरे लेक्चर के दौरान, और इस चैप्टर के दौरान भी कुछ डिस्कशन नहीं करना है। ये जो है ए डॉट बी उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी मीन्स ए बी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा को मैं ई डॉट ए इस तरह से लिख सकता हूं। इज इट क्लियर? अप टू नाउ इज इट क्लियर? सी, I am just talking about electric flux, but before discussing electric flux, I recall what is electric field. You can define electric field in two ways. First one is according to the electric force and the second one is according to the electric field lines. तो ये सारी बातें करके आप फाइनली ये फॉर्मूला पे आए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स ये कुछ अलग चीज नहीं है। आप देखो, आप एक किसी भी पानी की नोजल होती है, उस नोजल का कोई एक क्रॉस सेक्शन निकालो। सपोज ये पानी की नोजल है, तो उसका मैं ये क्रॉस सेक्शन निकाल रहा हूं ऐसा।
इसमें से पानी आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन पे बैठ जाता हूं और डिसाइड करता हूं कि भाई पर सेकेंड यहां से यहां कितना पानी गया, पर सेकेंड यहां से यहां कितना पानी गया। अगर ये फ्लो कम है तो कम पानी जाएगा, अगर ये फ्लो बहुत ज्यादा है तो यही क्रॉस सेक्शन में बहुत ज्यादा फ्लो वाला पानी था, बहुत ज्यादा फ्लो वाला पानी था, तो क्या हुआ कि इस जगह पर बैठने से पर सेकेंड यहां से यहां जाने वाला पानी ज्यादा था, तो मैं ये क्या बोलूंगा कि ये केस में यहां से यहां जाने वाला पानी का फ्लक्स कम था। यहां पे क्या बोलूंगा कि यहां पे यहां से यहां जाने वाला पानी का फ्लक्स ज्यादा था। तो ऐसा कोई भी फ्लो रहता है ना, तो वो फ्लो को आप फ्लक्स से डिफाइन कर सकते हैं। ये पानी का फ्लक्स है, ऐसे ही आप फील्ड का फ्लक्स बताते हैं, फील्ड का फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इंडिकेट्स हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट दैट रीजन। वह रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है उसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहां पे देखो, हम जो मॉड्यूल में दी गई हुई बातें हैं उसको हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पहले के कुछ पैराग्राफ कैंसिल ही किए हैं मैंने, ये कुछ नहीं है, लिक्विड का फ्लक्स है उसी बारे में बात कर रहे हैं। आप भी कैंसिल कर देना, ये सारी चीजें आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती है। डायरेक्ट आप यहां से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो पहले तो हमको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऑल्सो आया है, मतलब कि इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले किससे डिफाइन करते थे? पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स से डिफाइन करते थे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is the number of electric field lines passing through a surface of unit area placed perpendicular to the electric field at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम अ सरफेस ऑफ यूनिट एरिया। यहां पे वर्ड यूनिट एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे बोलते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। Therefore, the number of lines passing through the surface area, surface area means अभी यूनिट सरफेस ने, अभी पूरा सरफेस है, वो पूरे सरफेस में से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही आप क्या बोल देते हैं? फ्लक्स। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi associated with the given surface. Thus, electric flux is the number of lines passing through the surface. It is represented as phi. Phi is equal to E. अब ये जो फॉर्मूला था हमारा फॉर्मूला ये वाला जो था, देखो आप E इज इक्वल टू एन है, एन को सब्जेक्ट किया तो E आ गया, और वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया? E A। ठीक है, ये सारी बातें उन लोगों ने यहाँ पे दी गई है, ठीक है। ये देखो आप, इफ द सरफेस अंडर द कंसिडरेशन इज नॉट परपेंडिकुलर, अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी जो सरफेस है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। अगर टिल्ट हो रहा है तो फ्लक्स कम हो जाएगा। तो उस बार आपको क्या करना है? अब उस बार आपको एरिया नहीं लेना है, एरिया वेक्टर का फील्ड की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट मतलब a cos थीटा लेना है। यही बताया है कि आपको a cos थीटा लेना पड़ेगा। इफ द सरफेस अंडर द कंसिडरेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू
it must be less as shown in figure B. If the surface of area A is making an angle theta with the direction of electric field E, then to determine the electric flux link with the surface, we have considered A cos theta component of the area. So ultimately flux का formula है E A cos theta. Up to now is it okay? उसको आप ये भी लिख सकते हैं E dot A. Electric field is a scalar quantity. Its SI unit is Newton meter square per coulomb or volt into meter. See, यूनिट तो आप कैसे भी बना सकते हैं. आपका फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का? E डॉट ए है ना. तो E इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम. एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. और कॉस थीटा ये तो यूनिटलेस है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये आपका पहला यूनिट आया. कभी कभार हम न्यूटन पर कूलम नहीं बोलते, कभी कभार हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर बोलते हैं. और एरिया तो मीटर स्क्वायर है ही, सो एक एक मीटर कैंसिल हो गया, तो वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, ये भी एरिया, ये भी यूनिट आ सकता है हमारा. तो अब तक जो बात की हम लोगों ने वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की. क्लेरिफिकेशन. सी, क्लेरिफिकेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है. आपका फाइनल फॉर्मूला क्या है? आपका फाइनल फॉर्मूला ये है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव थोड़ी होगा, होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा. अगर आप एरिया ले रहे हैं तो एरिया नेगेटिव में थोड़ा आएगा, एरिया तो पॉजिटिव ही आएगा. तो ये ई क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा. फील्ड कभी नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं? ए क्या रहेगा? ए भी पॉजिटिव ही रहेगा. तो फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा ये डिपेंड किस पे करता है? थीटा पे, मतलब कि कॉस थीटा पे. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. मैं ऐसे करते करते एंगल बढ़ा रहा हूं, मतलब 0 में से अभी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे करते करते मैं यहाँ पे आ गया. तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री. 90 से आगे जा रहा हूँ, 91, 92, 93, 100, 120, 135, 145, 150, 170, ऐसे करते करते यहाँ पे आ गया. तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया 180 डिग्री. अगर मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि ये 90 है, मैं 90 से कम की बात कर रहा हूं, मेरा एंगल माई थीटा इज लेस देन 90. अगर थीटा यहां पे किधर है तो साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा पॉजिटिव. और कॉस थीटा भी क्या आएगा? वो भी आएगा पॉजिटिव. लेकिन मेरा एंगल 90 से ज्यादा है, माई थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो साइन थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा आपका हो जाएगा पॉजिटिव. लेकिन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आपका हो जाएगा नेगेटिव. तो मेरा फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है? फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है? तो कि फ्लक्स डिपेंड करता है थीटा पे. if theta is less than 90 degree, if theta is less than 90 degree means flux क्या रहेगा? So E A cos, जो एंगल है वो 90 से कम है, 90 से कम है मतलब वो cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है मीन्स मेरा फ्लक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. If थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर मेरा थीटा 90 डिग्री से ज्यादा रहा, तो 90 से ज्यादा रहा तो cos थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तब मेरा फ्लक्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. सपोज कि थीटा 90 से ज्यादा भी नहीं है, 90 से कम ही नहीं है, सपोज मेरा थीटा 90 ही है, तो cos 90 की वैल्यू क्या है? आप 10th स्टैंडर्ड में हो, ट्रिगोनोमेट्री आपको चल गया होगा. cos 90 की वैल्यू होते ही 0. सो आंसर क्या आया? 0. आपका फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, आपका फ्लक्स 0 भी हो सकता है. अगर थीटा लेस देन 90 है तो फ्लक्स पॉजिटिव है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो फ्लक्स नेगेटिव है, और अगर थीटा एग्जैक्ट 90 है तो आपका फ्लक्स 0 है. तो ये बातें प्रूव भी हो सकती है ना. आप ये देखो, थीटा क्या है? पहले तो ये बताओ, थीटा सरफेस
और फील्ड लाइंस के बीच का एंगल नहीं है, सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया, उसका जो एरिया वेक्टर रहता है वो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच का एंगल है। सपोज कि मैं ऐसे रख रहा हूं, ऐसे रख रहा हूं, मतलब कि ये सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, तो एरिया वेक्टर ऊपर है और फील्ड लाइंस इधर है, मतलब कि एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है 90, एंगल बन रहा है 90 मींस ई ए cos 90 0। सो अभी आप देखो ऐसे रखने से ऐसे रखने से एक भी फील्ड लाइंस पास ही नहीं हो रही है। आप देखो ना, फील्ड लाइंस सारी ऊपर से नीचे से चली जा रही है, इसमें से कुछ पास नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ऐसे कर देता हूं तो एरिया वेक्टर यहां पे आ गया, एरिया वेक्टर यहां पे आ गया, फील्ड लाइंस भी यहां पे है, सो एंगल बन रहा है 0, एंगल 90 से कम बन रहा है, मतलब कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस कवर हो रही है। अगर आप कोई क्लोज सरफेस के बारे में सोचे, अगर आप कोई क्लोज सरफेस के बारे में सोचे, सपोज कि ये फील्ड लाइंस है, ये सारी फील्ड लाइंस है सपोज, और जो मैं बात कर रहा हूं वो एक क्लोज सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं, इस तरह की। आप देखो, ये एक फुटबॉल का बॉल ही समझ लो आप, ऐसा ये सरफेस के बारे में सोचते हो तो ये सरफेस के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर में उसका एरिया वेक्टर होगा, और फील्ड लाइंस किधर है, ये पॉइंट पे फील्ड लाइंस इस तरफ है, सो एंगल क्या आया, ग्रेटर देन 90 डिग्री आया। ये सरफेस के बारे में सोचो तो वो सरफेस का परपेंडिकुलर किस तरह से आया, तो ये इस तरह से आया, तो ये क्या है, ये आपका एरिया वेक्टर है। अगर ये एरिया वेक्टर है तो इस पॉइंट पे फील्ड किस तरफ है, फील्ड इस तरफ है, तो ये भी ग्रेटर देन 90 डिग्री आया। सपोज कि आप ये ले रहे हैं तो यहां पे क्या हुआ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आया और फील्ड तो इस तरफ है, तो ये एंगल भी 90 से ज्यादा है। हेलो, लेकिन आप यहां पे आओ तो यहां का एरिया वेक्टर ऐसे होगा और फील्ड यहां पे इस तरह से होगा, सो ये एंगल लेस देन 90 है। यहां पे देखो आप, एरिया वेक्टर भी इधर है, फील्ड भी इधर है, तो ये एंगल 0 आया, मतलब कि थीटा लेस देन 90 है। यहां पे सोचो आप, तो एरिया वेक्टर यहां पे परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, और फील्ड लाइंस इस तरह से है, तो ये एंगल भी लेस देन 90 है। मतलब कि इस पोर्शन से इस तरफ के बारे में सोचे तो ऑलवेज थीटा ग्रेटर देन 90, यहां से इस तरफ थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहां से उस तरफ थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। मतलब कि यहां पे फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो नेगेटिव ही आएगा, यहां पे फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब कि क्लोज सरफेस के अंदर दाखिल जो फ्लक्स हो रहा है, जो दाखिल, द फ्लक्स एंटरिंग in a closed surface is always negative, and flux coming out from the closed surface is always positive. So this is the main thing that you should note down. See, यहाँ पे यही बोला गया है। पहले आप ये देख लो कि अगर हमारा थीटा लेस देन 90 है तो फ्लक्स पॉजिटिव है, अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 है तो फ्लक्स नेगेटिव है, अगर हमारा थीटा एग्जैक्ट 90 है तो फ्लक्स 0 है। If the field lines are entering in the closed surface, then the flux link with the surface considered to be negative. अगर एंटर हो रही है फील्ड लाइंस तो फ्लक्स नेगेटिव है, अगर फील्ड लाइंस बाहर जा रही है तो फ्लक्स पॉजिटिव है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये आप करो अभी। एरिया ऑफ सर्कुलर लूप मेड अप ऑफ थिन वायर इज 0.2 मीटर स्क्वायर। मतलब कि आपको दिया क्या गया है, आपको एरिया दे दिया गया है। आप देखो एरिया कितना दिया है, 0.2 मीटर स्क्वायर। फील्ड भी दिया गया है, फील्ड कितना दिया है, 2 न्यूटन पर कूलम। थीटा भी दिया गया है 20 डिग्री। आपको पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज व्हाट। फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, ई ए कॉस थीटा। ई क्या आया 0.2, ए क्या आया, सॉरी ई हमारा 2 है, ई 2 है, ए है 0.2 और cos 30। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर आएगा गलत।
क्योंकि आपने थीटा क्या है वो जो डेटा में दिया है वही सोच लिया है। ऐसा नहीं है, आप एक बात समझो, डेटा में 30 डिग्री क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कुलर लूप मेड अप ऑफ अ थिन वायर is this, it is placed in a electric field of this intensity making an angle of 30 degree. एरिया वेक्टर 30 डिग्री नहीं बना रहा है, सरफेस 30 डिग्री एंगल बना रही है। अगर फील्ड ऊपर की ओर है और मैंने इस तरह से रख दिया तो मेरा सरफेस एरिया फील्ड के पैरेलल है। मेरा सरफेस एरिया फील्ड के पैरेलल है, मतलब कि अभी एंगल 0 है। मेरे को सरफेस का एंगल कितना बनाना है? मेरे को सरफेस का एंगल बनाना है 30 डिग्री। तो मेरे को सरफेस और फील्ड के बीच का एंगल नहीं चाहिए, मेरे को तो ये जो एरिया है उसका जो एरिया वेक्टर निकलता है, तो एरिया वेक्टर क्या निकलेगा? इस तरह से उसके परपेंडिकुलर निकलेगा। तो एरिया वेक्टर और फील्ड उन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा? 30 नहीं रहेगा, 60 रहेगा। और मेरे को यहाँ पे cos 30 नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे cos 60 करना है। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो आंसर इज 2 into 0.2 into 1/2. 2 will be cancel out. My final answer is 0.2. A is my correct answer. आप एक बात समझो, थीटा हमारा सरफेस और फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल है। अभी आपको शायद, मुझे नहीं मालूम है आपको ट्रिगोनोमेट्री चल गया है कि नहीं चल गया है। cos थीटा मीन्स के cos 60 की वैल्यू 1/2 कैसे हुई? अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो मैं आपको फटाफट कुछ ट्रिगोनोमेट्री की वैल्यू बता देता हूँ। सपोज कि साइन cos 10, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसा एक टेबल आपको 10th स्टैंडर्ड में ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर में मैथ्स में आएगा। मैं आपको जस्ट 3 चीजें बता रहा हूं, उसमें साइन cos 10 के अलावा बहुत सारी सेक, कोसेक, कॉट ऐसी चीजें भी रहती है। ये टेबल मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। ये हो जाएगा 0 1/√3 1√3 और इनडिटर्मिनेंट। यू कैन नॉट डिफाइन दिस टर्म, मीन्स આને તમે ડિફાઇન જ નહીં કરી શકો। ઓકે, આટલું ટેબલ યાદ રાખવાનું હોય। લે આમ કાંઈ આટલી ઝડપથી તમે લખી નાખો એમ થોડું હાલે, અમને કેમ ખબર પડે આટલું બધું યાદ કેમ રાખવાનું? સિમ્પલ, સી તમારે જસ્ટ જે ફર્સ્ટ લાઈન છે ને એ તમારે રિમેમ્બર, યાદ જ રાખવાની। રિમેમ્બર ધીસ લાઈન, ફર્સ્ટ લાઈન 0 1/2 1/√2 √3/2 1, આટલું રિમેમ્બર, આટલું યાદ જ રાખો। સેકન્ડ લાઈન છે એ બીજું કાંઈ નથી કર્યું, ફર્સ્ટ લાઈનનું રિવર્સ કર્યું છે। સાઇનમાં લાસ્ટમાં 1 આવતું હતું તો આમાં ફર્સ્ટમાં 1 આવ્યું। આમાં આગળથી 5મું સ્ટેપ √3/2 હતું તો આમાં ચેક કરો √3/2 અહીંયા આવ્યા, મતલબ કે આનું સેકન્ડ લાસ્ટ એ આનું સેકન્ડ, આનું થર્ડ લાસ્ટ એ આનું થર્ડ, આનું ફોર્થ લાસ્ટ એ આનું ફોર્થ, આનું ફિફ્થ લાસ્ટ એ આનું ફિફ્થ। मतलब कि सेकंड लाइन तो याद रखवी बहुत इजी थी गई। अगर आ याद रही गयु तो आ तो खाली रिवर्स ज करवानुं छे। अने tan थीटा નું एक आવું फॉर्म्युला है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। मीन्स अगर तमारे tan 0 जोवे छे तो तमारे शुं करवानुं? sin 0 अपॉन cos 0। इफ यू आर टेकिंग the way, if you want to find out the value of tan 0 means you have to consider sin 0 upon cos 0। sin 0 ની વેલ્યુ કઈ છે તો કે 0, cos 0 ની વેલ્યુ કઈ છે તો કે 1, 0 upon 1, so final answer is 0। that's why tan 0 is what? tan 0 is 0। if you want to find out value of tan 30 you should consider sin 30 upon cos 30। what is sin 30? sin 30 is
1/2. What is cos 30? Cos 30 is √3/2. 2 will be cancelled out. Answer is 1/√3. That's why here it is 1/√3. तो ये पूरी लाइन हमने कैसे बनाई? ये दोनों का डिवीजन किया, 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 और ये 1/0. डिनोमिनेटर इज 0 मीन्स दैट टर्म इज नॉट डिफाइंड, इट इज इनडिफाइनाइट टर्म. ओके, सो ये लाइन आपको कैसे याद करनी है? तो कि डिवीजन करके. सो अल्टीमेटली अगर ये चीज याद रह गई तो ये पूरी नीचे की दो वैल्यू आपको याद रह जाएगी. लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो होता ही ना, सर आपने इतना शॉर्ट में करके बताया तो आप मेरे को ये भी थोड़ा सा याद करके बताओ ना कि कैसे करना है. वो भी बता देता हूँ. आपको सिंपली ये लिख देना है 0 1 2 3 4. 0 से 4 के डिजिट तो आप सबको आते ही होंगे. 0 1 2 3 4. सभी को 4 के साथ डिवाइड कर दो. डिवाइड ईच टर्म विथ 4 और सभी का स्क्वायर रूट निकाल लो. सी 0/4 0 और 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0. 1/4 1 का स्क्वायर रूट निकलेगा, 1 का स्क्वायर रूट निकलेगा 1, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2. 2 डिवाइड बाई 4, 2 2s are 4 मीन्स ये आएगा 1/2. 1/2 में 1 का स्क्वायर रूट निकलेगा 1, 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा √2. 3/4, 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा √3, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2. 4 4s are 1, तो 1 का स्क्वायर रूट निकला 1. सो 0 1/2 1/√2 √3/2 1. 0 1/2 1/√2 √3/2 1. पहली लाइन भी आपको याद रह सकती है. सो दिस इज वेरी इजी. Trigonometry is not that hard if you learn it thoroughly with so much care and understanding. See, આ ટેબલ કદાચ તમારા લોકોને ચાલી ગયું હશે. નહીં ચાલી ગયું હશે તો અહીંયા મેં તમને ખાલી જેટલું મારે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હતી મેં કહી દીધી છે. એ કીધી એટલા માટે કે મારે cos 60 ની વેલ્યુ 1/2 થાય છે. Some of you know what is cos 60, some of you don't know what is cos 60. So for all of you, if you want to find out what is the value of cos 60 or cos 30, one time I am giving you the explanation of that trigonometry table, right? So આ આખું ટેબલ તમને લોકોને યાદ હશે. એના અકોર્ડિંગ તમારી પાસે હવે ફોર્મ્યુલા આવી ગઈ છે ફ્લક્સની. E a cos theta, always theta will be varying. સો તમને લોકોને એ આઈડિયા આવી જાય કે ભાઈ થીટાની વેલ્યુ મારે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી, એ માટે થઈને મેં તમને ટેબલ કહી દીધું છે. Today we stop here. Hope you guys understand this. If you are not able to understand this, don't feel bad. Actually this is in standard 12th, right? This chapter is for standard 12. Right now you are in standard 10. So definitely it is hard for you. But just try to calculate all these things and try to understand the concept. अगर कंसेप्ट याद नहीं भी रहता है आपको तो आप लास्ट के फॉर्मूला डिफाइन कर लो. फॉर्मूला सिर्फ याद रख लो. उसके मुताबिक जितना भी लेक्चर के दौरान चल रहा है वो सारा एक बार आप प्रैक्टिस कर लो. जब भी नए लेक्चर में आओ तब आगे का थोड़ा थोड़ा देख के आओ. अभी आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप 11th और 12th में आओगे, पूरा कंसेप्ट सही से पकड़ोगे, तब आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसान लगेगी. आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग बनेगा. और वो जो बेस आपका स्ट्रांग बना हुआ होगा ना, तब बाकी सारे स्टूडेंट जिन्होंने फाउंडेशन नहीं किया है उन लोगों को ये सारी चीजों में भी दिक्कत पड़ेगी और आप ऐसे सम यू कर दोगे. सो प्लीज घर पे जाओ, घर पे जितना भी टाइम मौज मस्ती करना है करो, लेकिन जब भी फाउंडेशन के लेक्चर में आप आओ तब आगे के सारे लेक्चर एक एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आओ, क्योंकि ये लिंक में रहता है पूरा का पूरा. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, अस्तु.